बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप, इसका निगमन किस तरीके से करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर हम माना दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं, किसी ऐसे माध्यम में रखे हैं जिसका परावैद्युतांक k है। तो यहाँ पर बच्चों हमने दोनों आवेशों को रख दिया जैसा कि कूलाम के नियम में भी रख रहे थे r दूरी पर, लेकिन यहाँ पर अब हम स्थिति सदिश और बल के साथ काम करेंगे, क्योंकि कूलाम का नियम बल पर आधारित है और बल एक सदिश राशि है, तो इसका भी एक सदिश रूप हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्थिति सदिश देखेंगे, तो Q1 पर जो स्थिति सदिश होगा वो R12 और Q2 पर R21 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो Q1 पर बल लगेगा वो हमारा होगा F12 और Q2 पर बल जो लगेगा वो होगा F21। ठीक है, इसको हम एक और डायग्राम की फॉर्म में यानी वेक्टर की फॉर्म के लिए आप एक्स वाई जेड एक्सिस पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप आवेशों को Q1 और Q2 को कुछ इस प्रकार से रखेंगे, जिनके बीच की दूरी आप r ले सकते हैं और इनकी मूल बिंदु से पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर और यहाँ पर r2 वेक्टर ले लेंगे। ठीक है, तो इसके आधार पर भी दोनों समान प्रकृति के हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो यहाँ पर बल हो जाएगा F12 और यहाँ पर बल हो जाएगा यहाँ पर बल हो जाएगा F21 और यहाँ पर हो जाएगा F12। ठीक है, तो इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम को और इस तरीके से भी। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले लेंगे Q2 के कारण, आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। अगर मैं बल की बात करूं तो बल कूलाम के नियम से आएगा और Q1 पर हमें पता है बल क्या है F12 और कूलाम का नियम कहता है बल के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो यहाँ पर हम R पूरा प्रॉपर ले रहे हैं, यहाँ पर अब पोजीशन वेक्टर को भी यूटिलाइज करना है, इसके लिए हम यहाँ पर ले लेंगे एक यूनिट वेक्टर R12 है Q2 के पास, Q1 के पास, तो R12 कैप। ठीक है, यूनिट कैप का मीनिंग होता है आपका एकांक सदिश जिसका परिमाण क्या हो जाएगा 1 और परिमाण 1 हो गया, तो इस इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 11th स्टैंडर्ड में ए कैप को हमने पढ़ा था ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का परिमाण। तो यहाँ पर हम आर कैप के साथ भी सेम ही प्रोसेस अपनाएंगे। R12 का कैप जो होगा वो हो जाएगा R12 वेक्टर अपॉन में R12 वेक्टर का परिमाण। ठीक, और परिमाण हमारा क्या है, परिमाण तो r है, डिस्टेंस r है दोनों की, तो यहाँ पर हो जाएगा ये r। ठीक है, यहाँ पे आप F12 अगर निकालेंगे इसकी वैल्यू पुट करते हुए तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर है और यहाँ पर r कैप को हमने पुट कर देना है r वेक्टर 12 अपॉन में r। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर और r ये हो जाएगा r की क्यूब और R12 का वेक्टर, ये हमारा आ गया F12। ठीक है, सिमिलरली बिल्कुल इसी प्रकार हम Q2 पर जो बल लगेगा उसे ले लेंगे। तो Q2 पर Q1 के कारण बल, अगर मैं Q2 पर बल लूंगी तो मैं इसको आगे उसमें भी सेम स्टेप्स लेने पड़ेंगे, सिर्फ यहाँ पर पोजीशन वेक्टर R21 की पोजीशन आ जाएंगी, तो उसे ना लेते हुए हम डायरेक्ट लिखेंगे F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R की क्यूब और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास R वेक्टर 21। ठीक है, तो यहाँ अगर आप इक्वेशन इसको 1 इसको 2 बनाएंगे तो एक समीकरण 1 और 2 से आपको 1 व 2 से यदि हम देखें तो हमें पता चलेगा कि F12 हो या F21 हो, दोनों का मान एक समान है बिल्कुल। ठीक है, वैल्यू आपकी एक जैसी है, केवल डिफरेंस क्या है यहाँ पर वेक्टर्स का है, यहाँ पर R12 है और यहाँ पर R21 है। ठीक है, तो R12 और R21 में परिमाण तो दोनों का समान ही है, परंतु दिशाएं ही तो क्या है, विपरीत है। तो दोनों स्थिति से अगर हम देखें तो बल के जो परिमाण है समान है परंतु दिशा विपरीत हो जाएगी। तो अगर हम परिमाण समान और दिशा विपरीत कह रहे हैं तो हम लिख सकते हैं F12
F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, यानी एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, एक दूसरे के उल्टा ये वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है कि इन दोनों पर हमारा कौन सा एक और नियम अप्लाई हो सकता है, न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन के तृतीय नियम से हमें पता है, जिसको हम एक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो एक आवेश जितना Q1 Q2 पर बल आरोपित कर रहा है, उतना ही बल Q2 Q1 पर आरोपित करेगा, केवल दिशाएं ही क्या हो रही हैं इसकी विपरीत, जैसा कि न्यूटन के तृतीय नियम में क्रिया प्रतिक्रिया नियम में होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।